मित्रों, मां भारती के चरणों में सादर नमन और सभी का साधुवाद। मैं अपनी बात स्वामी विवेकानंद जी के कथन से शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे विश्व का भ्रमण करने के पश्चात इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर हम संगठन में काम नहीं करेंगे तो निश्चित ही उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। मित्रों, कोरोना के इस दौर में सभी से बातें हो गई। इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हो गई, उद्योग के संबंध में बात हो गई, श्रमिकों के बारे में बात हो गई, स्वास्थ्य के विषय में बात हो गई, अन्य विषयों पर बात हुई, लेकिन एक विषय पर बात बिल्कुल नहीं हुई कि इस पलायन के दौर में शिक्षा की व्यवस्था कैसी होगी। आईएएस, नेता, अफसर और प्राचार्य ने आपस में तय कर लिया कि शिक्षा की व्यवस्था हमको स्कूलों में केवल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से करा सकते हैं। महाविद्यालय में चल रही यह व्यवस्था को आपने कॉपी तो कर लिया है। क्या अगली बार जैसे विभिन्न प्रदेशों में लैपटॉप बांटे गए थे, वैसे ही मोबाइल अगली बार बांटे जाएंगे? अगर ऐसा है तो हम सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं शिक्षा के विषय में। शिक्षा को उदासीन और काम चलाओ और टालना, यह अभी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने निश्चित ही सबसे बात की। क्या अध्यापकों से बात की उन्होंने, जो 6 से 8 घंटे तक विद्यार्थियों के साथ रहते हैं? स्कूलों में स्कूल के वातावरण और क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है, इस पर चर्चा हुई। विषय विशेषज्ञों द्वारा कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में कमी कर दी जाएगी और परीक्षा व्यवस्था को हम सरल कर लेंगे और ऑनलाइन टीचिंग चलने दें। आपने ये सोचा है? जो पलायन किया है, चाहे वह केरल से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, पंजाब से हो, अन्य प्रदेशों से पलायन करके जब वह अपने क्षेत्र में गया है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था में अंतर आ गया। पहले वह किसी अन्य वातावरण में पढ़ रहा था। केरल का विद्यार्थी अगर बिहार में पलायन करके पहुंचा है तो क्या शिक्षा प्राप्त करेगा वो? या महाराष्ट्र से या गुजरात से पलायन करके विद्यार्थी जो पहुंचा है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर, वो शिक्षा कैसे प्राप्त करेगा? वह तो एक बिल्कुल अलग ढंग के माहौल में पढ़ रहा था, लेकिन इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। उन्होंने बोझ समझा और कह दिया सारे मुख्यमंत्रियों ने कि ऑनलाइन शिक्षण करना चाहिए। क्या सरकारी स्कूलों की यह व्यवस्था है? आज गांव-गांव में, कस्बों में, शहरों में शिक्षा की अधिकतर व्यवस्था निजी हाथों के द्वारा संपन्न कराई जा रही है। ऐसी स्थिति में जो पलायन करके गया है, मजदूर हो या अन्य वर्ग का व्यक्ति हो, जिसके पास अभी 3 माह से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, अब वह प्रवेश कराएगा तो उसके पास कहां से पैसे आएंगे? क्या सरकारी तंत्र में जो विद्यालय चल रहे थे
या तो वो बंद हो गए हैं, या तो खंडहर हो रहे हैं, या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है कुछ विद्यालयों को छोड़कर। ऐसे में वह जो पलायन करता है वह अपने बच्चों को कहां पर शिक्षा देगा? हमें इस पर विचार करना है। जैसे आपने विभिन्न उद्योगपतियों से, कामगारों से मीटिंग की, वैसे ही अध्यापकों के साथ भी मीटिंग करें और उनसे चर्चा के उपरांत, जो 6 से 8 घंटे रहते हैं उसके उपरांत कोई निर्णय लिया जाए। सिर्फ खाना पूर्ति ना रहे। अभी ये हम सुन रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में जो कंप्यूटर बांटे गए थे उससे शिक्षण हम देंगे। कितने कंप्यूटरों में किसी ग्राम में कितनी शिक्षा देंगे? अगर एक ग्राम में 100 बच्चे हैं और कंप्यूटर वहां पर 2, 4, अधिकतम 5 हैं, तो उनसे कैसे शिक्षण देंगे आप? इस विषय पर सोचना पड़ेगा। हम क्या बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि शिक्षा वह आयाम है जो पूरे राष्ट्र को तय करता है। शिक्षा में थोड़ी सी भी चूक व्यक्ति को दूसरी दिशा में लेके जाएगी। शिक्षा के लिए पुनः विचार करने की आज आवश्यकता है। हमें सोचना चाहिए। मैं अपील करूंगा अफसरों से, नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, प्राचार्यों से कि वो अध्यापकों से चर्चा करें और उसके बाद पाठ्यक्रम निर्धारित करें। सिर्फ ऊपर से थोप दिया जाए, ऐसा ना हो। परीक्षा व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन को देखें। आज के दौर में मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा प्रताड़ित कोई वर्ग हो रहा है तो अध्यापक वर्ग हो रहा है। कारण निजी हाथों में शिक्षा है। जब उनके पास फीस का कलेक्शन नहीं आएगा तो वो वेतन नहीं दे पाएंगे। आज छोटे से छोटा शहर में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वास्तव में वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जब बच्चे को क्लास में नहीं समझ में आता है तो वो अंग्रेजी का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, अन्य विषयों का वो ट्यूशन में पढ़ता है या कोचिंग संस्थानों में पढ़ता है, जो 50 से 100 बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। ऐसे में क्या 4 माह से उनको वेतन मिल रहा है? कोई पेरेंट्स जब काम नहीं तो कोई भुगतान नहीं। ऐसी स्थिति में उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा, अध्यापकों के बारे में सोचना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई वर्ग होगा पढ़ा लिखा, वह शिक्षक या अध्यापक होगा। क्योंकि निजी हाथों ने अभी जब आर्थिक मदद नहीं मिल रही है तब वो उससे हाथ खींच रहे हैं। उनकी भी मजबूरियां हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनकी मजबूरियां नहीं है। मजबूरियों को देखना पड़ेगा और हमें पुनः एक प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि अध्यापकों के साथ बैठक करें और एक सही मार्गदर्शन चुनें।